नमस्कार दोस्तों, और कैसे हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैथ में जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल भीष्म पितामह सीरीज चला रहे हैं हम लोग। अब आप लोग क्या करना है दोस्तों, आप भी जुड़ जाइए, अपने जो यार दोस्त मित्र फ्रेंड जो भी हो सबको जोड़िए आप लोग, ठीक है। अब एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पूरा कंप्लीट पढ़ाया जाएगा दोस्तों, आप लोग घबराइएगा मत। ये जान लीजिए इतना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करा दिया जाएगा, इतना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। ये जान लीजिए आप कहीं से भी सवाल पूछेगा, इससे बाहर कुछ नहीं पूछने वाला है, ठीक है। तो आप लोग विश्वास करके एक बार जुड़ जाइए, ठीक है। तो चलिए देखिए, भीष्म पितामह सीरीज में मैथ में आज दोस्तों जो है प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है दोस्तों, दूसरा है, ठीक है। तो देखिए, ये देखिए बैच का शेड्यूल है दोस्तों। देखिए यूपी पुलिस 2023 का जो वैकेंसी आ रही है कितना 52,700 कुछ पद है, ठीक है। और एसआई का पद है कितना 9,500 के लगभग एसआई का पद है। अब नहीं तो तब कब, ठीक है। तो देखिए रीजनिंग की जो क्लास लगेगी दोस्तों शाम को 8 बजे लगेगी। मैथ की क्लास जो है दोस्तों शाम को 9 बजे लगेगी। हिंदी की क्लास दोस्तों सुबह 7 बजे लगेगी। करंट अफेयर स्टैटिक जीके की क्लास जो है दोस्तों सुबह 8 बजे लगेगी। ये सब क्लासेस दोस्तों आपको डेली मिलेगी, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए दोस्तों टाइम ना वेस्ट किया जाए, क्वेश्चन नंबर पहले पा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए बालक। क्वेश्चन नंबर पहला, एक व्यक्ति प्रत्येक माह लगातार 3 वर्षों तक 400 रुपये एक साहूकार के पास जमा करता है, जिस पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज प्राप्त होता है। तो बताइए 3 वर्षों की समाप्ति पर व्यक्ति को कुल कितने रुपए ब्याज वापस प्राप्त होगा। बताइए बालक। ये सब क्वेश्चन दोस्तों बहुत स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन है। ये दोस्तों यूपीएसआई में पूछा गया था आपसे। कहाँ पूछा गया था, यूपीएसआई ना, ब्लैक पेन। ये पूछा गया था दोस्तों, कहाँ पूछा गया था, यूपीएसआई में, ठीक है। यूपीएसआई 2000 जो 16-17 में एग्जाम हुआ था उसी में पूछा गया था, ठीक है। बात समझिएगा, एक व्यक्ति प्रत्येक माह लगातार 3 वर्षों तक 400 रुपये एक साहूकार के पास जमा करता है, ठीक है। 400 रुपये एक साहूकार के पास जमा करता है, जिस पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज प्राप्त होता है। तो बताइए 3 वर्षों की समाप्ति पर व्यक्ति को कुल कितने रुपए प्राप्त होगा, ठीक है बालक। व्यक्ति को कुल कितने रुपए क्या प्राप्त होगा दोस्तों, ब्याज प्राप्त होगा। व्यक्ति को कुल कितने रुपए का प्राप्त होगा दोस्तों, ब्याज प्राप्त होगा। तो बात समझिएगा, देखिए कहानी ये है, इसमें जो जमा कर रहा है दोस्तों 400 रुपये साहूकार जमा कर रहा है। देखिए प्रत्येक माह जमा कर रहा है ना, और कितना वर्ष तक जमा कर रहा है दोस्तों, 3 वर्ष तक। प्रत्येक माह 400 रुपये जमा कर रहा है, कितने माह तक, कितने वर्ष तक, 3 वर्ष तक जमा किया है। तो बताइए तब कुल कितना रिटर्न होगा का, एसआई मतलब ब्याज कितना रिटर्न होगा। अगर आपसे बात किया जाए एसआई बराबर का होता पी, समझिएगा, देखिएगा एसआई बराबर का होता पी, देखिएगा पी आर टी मतलब हम मान ले रहे हैं पहला वर्ष बटा कितना 100। एक हम सूत्र निकाल रहे हैं दोस्तों, तब उसी पर आपको वैल्यू पुट करा दोगे, आंसर आ जाएगा। पी आर टी बटा 100। अब मान लीजिए दूसरा हो जाएगा पी गुणे कितना आर इंटू 2 और बटा कितना 100। फिर तीसरा भी हो जाएगा पी इंटू कितना आर और टी की वैल्यू कितना 3 और बटा 100, ठीक है बालक। अब इसको हम लिख सकते हैं, देखिएगा पी आर बटा 100, पी आर बटा 100, पी आर बटा 100 कॉमन है दोस्तों। इसको हम लिख सकते हैं एसआई बराबर, फार्मूला निकाल रहे हैं ना, इसको नोट कर लीजिए तब सवाल लगा रहे। इसको लिख सकते हैं एसआई बराबर पी आर कॉमन है बटा 100 इंटू एक का है दोस्तों 1 2 3 कोष्टक में 1 + 2 + 3। एक का है दोस्तों मंथ है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना। एक वर्ष में कितना महीना होता है दोस्तों, 36 महीना होता है ना। एक वर्ष में 12 महीने, 3 वर्ष में कितना होता है दोस्तों, 36 महीना होता है। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे 36 तक जाएगा। तो यहाँ एक फार्मूला लग जाता है दोस्तों, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एसआई बराबर पी आर बटा 100 गुणे कोष्टक में, देखिएगा कोष्टक में n + 1 बटा कितना 2, ठीक है। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर, देखिए अगर 1 से लेकर 36 मंथ तक जोड़ोगे, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, ऐसे करके अगर आप 36 तक जोड़ोगे तो थोड़ी काउंट कर पाओगे, ठीक है। ये क्या हो जाए n कोष्टक में n + 1 बटा 2, मतलब कितना हो जाएगा, अगर 36 महीना 36 गुणे 36 × 37 बटा 2, ठीक है बालक।
ये फार्मूला है, नोट कर लीजिए। SI बराबर क्या होगा आपका, SI बराबर होगा PR/100 गुणे यान कोष्टक में n+1/2। एक का है ये जो आप जो 400 रुपये आप जमा कर रहे हो दोस्तों, ये प्रत्येक माह जमा कर रहे हो। का जमा कर रहे हो दोस्तों, देखिए लिखा गया है प्रत्येक माह जमा कर रहे हो, 400 रुपये एक महीना जमा कर। और कई वर्ष तक जमा करें दोस्तों, 3 वर्ष तक। एक माह मतलब पहले महीने 4 वर्ष जमा करो, दूसरे महीने, तीसरे महीने, तो ऐसे लगे। तो इसका जो फार्मूला निकल कर आएगा SI बराबर PR/100 इंटू यान कोष्टक में n+1/2। ठीक है, इतना नोट हो गया दोस्तों, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, मिटाया जाए तब सवाल लगेगा ना। देखिए 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 बालक, अब क्या करना है, अब बात समझिएगा। अब रेट कितना है दोस्तों, 6% रेट है, ये तो आपको पता है रेट कितना है, 6%। अब आपका जो फार्मूला निकल कर आया था SI बराबर PR बटा कितना 100 इंटू कितना यान कोष्टक में n+1 और बटा कितना 2, यही आपका फार्मूला निकल कर आया था। ठीक है बालक, यही फार्मूला निकल कर आया था। अब देख लीजिए, देखिए अब क्या होगा, देखिएगा। अब देखिए यही फार्मूला निकल कर आया था। SI बराबर हमसे पूछा गया है, SI बराबर पीक वैल्यू कितना है 400, आर वैल्यू दोस्तों कितना है 6%। ठीक है, 6% इंटू, अभी इधर देख लीजिए, यान मतलब कितना, एक वर्ष में कितना महीना होता है 12, एक वर्ष में कितना महीना होता है 12, देख लीजिए। एक वर्ष में आपको पता है कितना माह होता है, 12 माह होता है। तो 3 वर्ष में कितना माह होगा, 3 वर्ष में कितना माह होगा 36 माह। ये तो पता है, आप लोग साइड में लिख दे रहे हैं, ये तो सब इजी है दोस्तों। 3 वर्ष में कितना होगा 36 माह होगा। अब बात समझिएगा, 3 वर्ष में कितना माह होगा 36 माह होगा। तो इंटू कितना दोस्तों, इंटू कितना हो जाएगा, कितना देखिए 36 यान 36 + 1 मतलब n+1 37 और बटा कितना 2। ठीक है बालक, अब देखिएगा ये क्या है दोस्तों, PR, आर यहाँ 6% है, परसेंटेज हटाओगे बालक का हो जाएगा बटा 100 हो जाएगा इंटू। अब बात समझिएगा, इसमें दोस्तों 12 से भाग होगा। ठीक है, किससे भाग होगा, 12 से इसमें भाग देना पड़ेगा। क्यों, अब बात समझिएगा, देखिएगा ये जो है देखिए, ये 6% वार्षिक है। ये क्या है दोस्तों, 6% वार्षिक है। अगर 6% वार्षिक है, तो अगर हम कह दें एक वर्ष का ब्याज 6% है, तो एक महीना का ब्याज कितना हो जाएगा 1/2%। नहीं समझ पाया, फिर समझिए। अगर एक वर्ष का ब्याज 6% है, तो 6 महीने का ब्याज 3% होगा, मतलब उसका आधा। तो एक महीना कितना ब्याज होगा, अगर एक वर्ष का ब्याज 6% है, तो एक माह का ब्याज का हो जाएगा 1/2%। मतलब एक वर्ष में कितना 12 महीना, 12 महीने का ब्याज 6% है, एक महीना के 1/2% हो जाएगा। इस बात से सहमत हो, इसीलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 6 से भाग 12 से क्या हो जाएगा भाग देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये मंथ में है, ये भी क्या होना चाहिए, परसेंटेज वार्षिक नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए मंथ में होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि मैथ में यही एक ही बहुत बड़ा कंसेप्ट है दोस्तों, इसका मात्रक समान होना चाहिए। जब गुणा भाग कराओगे मात्रक समान होना चाहिए। एक वर्ष बराबर 6% के, तो 12 महीना बराबर 6% के, तो एक महीना बराबर 1/2, मतलब हो गया है 6/12% के। ठीक है, अब देखिए, अब इसको कटा दो बालक, 2 0 से कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से कैंसिल हो गया। 6 × 9 6, 6 दूना 12, 2 × 9 2 दूना 4, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 36 × 37 कर दोगे बालक, 36 × 37 कर दोगे, आएगा 1332 दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 1332 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी कोई डाउट है का, ये सब सवाल दोस्तों UPSI 2016 में पूछा गया था। ठीक है, UPSI 2016 में पूछा गया, 2016-17 में पूछा गया था। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस में बनेंगे। अगर आप सोचो कि एकदम हल्के बनेंगे, क्योंकि बहुत भीड़ है, और भीड़ जब होती है तो थोड़ा पेपर का है दोस्तों लेवल बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए लगाइए क्वेश्चन नंबर दूसरा बालक, लगाइए। एक दुकानदार एक वस्तु को 1200 रुपये में बेचता है और उतने ही रुपए का लाभ प्राप्त करता है जितना
940 रुपये में बेचने पर हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो सीपी ना वस्तु का क्रय मूल्य हम का मान लें, देखिए सीपी बराबर अगर बालक हम यक्स मान लें, तो बात समझिएगा, पहले क्वेश्चन का आप लोग भाव समझिए। एक दुकानदार एक वस्तु को 1200 रुपये में बेचता है, तो उतना ही लाभ होता है जितना 940 रुपये में बेचने से। जैसे हम कह दें आप कोई चीज़ आप 200 रुपये में खरीद ले रहे हैं, अगर इसको 300 में बेचेंगे तो कितने का लाभ होगा, बोलो 100 रुपये का। और इसको अगर आप कितने बेचोगे, 100 रुपये बेचोगे तो कितने खान होगा, 100 रुपये का। यही चीज़ है, एकदम यही कंसेप्ट है, एकदम यही कंसेप्ट है। बात समझिएगा, कोई वस्तु एकदम यही कंसेप्ट है। कोई देखिए इसका सीपी बताना है, कोई एक मतलब एक दुकानदार एक वस्तु का सीपी पता नहीं है, 1200 रुपये बेच रहा है तो उतना ही लाभ हो रहा है, जब 940 रुपये में बेच रहा है उतना ही हानि हो रहा है। एकदम एग्जाम्पल है, मान लीजिए कोई वस्तु आप 200 रुपये के लिए हैं, 300 बेचोगे 100 रुपये खान होगा, 100 रुपये बेचोगे कितने का, 100 नहीं, देखिएगा जब 200 रुपये है, जब 200 रुपये है 300 बेचोगे 100 रुपये का लाभ होगा, जब वही 200 रुपये खरीद के 100 रुपये बेचोगे 100 रुपये का हानि होगा। मतलब हानि और लाभ दोनों का है दोस्तों, आपस में बराबर है। 100 बराबर कितने के, 100 के, 100 बराबर 100। ठीक है बालक, चलिए देखिएगा, अब आप कह सकते हो बालक, कह सकते हो जो प्रॉफिट है और जो लॉस है आपस में का है, बराबर है। प्रॉफिट लॉस जो दोनों का है दोस्तों आपस में बराबर है, मतलब जितने रुपए का प्रॉफिट होगा उतने रुपए का होगा, हानि होगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब अगर ये 1200 रुपये का है एसपी है, 1200 रुपये में से अगर सीपी आप घटा दे रहे हो यक्स, तो जो होगा वो प्रॉफिट आएगा। बात समझिएगा, अगर 1200 रुपये एसपी है, विक्रय मूल्य है, अगर हम सीपी मान लें कितना यक्स, अब इसमें जो घटाओगे जो अंतर आएगा ये बराबर कितने का होगा। और देखिएगा 940 रुपये में बेचने पर हानि होता है, तो यक्स माइनस कितना 940 की। समझ में आया, समझ में आया। देखिएगा देखिएगा 1200 रुपये खरीद के जब यक्स रुपये में बेचोगे, नहीं सॉरी, यहाँ यक्स रुपये खरीद जब 1200 रुपये में बेचोगे, जब लाभ होगा तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, तो लाभ निकल के आएगा। हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। तो सीपी का है यक्स है, सीपी माइनस एसपी कितना 940 रुपये, जो इसका अंतर और इसका अंतर आएगा क्या आएगा दोस्तों, सेम आएगा। बात समझिएगा। अब इसको देखिए माइनस एक्स से इधर लेके चले आओगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 2x बराबर, इसको इधर लेके चले जाओगे, 1200 में 940 जोड़ दोगे तो कितना 2140 हो जाएगा दोस्तों, 2140 हो जाएगा। ठीक है, 2140। तो यक्स बराबर का हो जाएगा, कटा दीजिए, 2 1 2 0 214, कितना सीपी कितना आ गया दोस्तों, सीपी कितना आ गया 1070, कितना आ जाएगा दोस्तों 1070, 1070। सीपी कितना 1070, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। ठीक है, किसी कोई डाउट है, या तो आप अगर एक क्वेश्चन करना है, एक तरीका है डायरेक्ट क्या कर देना है, दोनों जोड़ दीजिए, 1200 और 940 जोड़ दोगे। ठीक है, 1200 और 940 जोड़ दोगे तो आ जाएगा दोस्तों 2140। 1200 और 900 को अगर आप जोड़ दिए तो आएगा कितना, देखिएगा 2140। 2140 में आप 2 को भाग दे दोगे, 1070 रुपये आ जाएगा, कितना 1070। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसको लगाइए बालक, लगाइए आप लोग। देखिए, एक धारा में बी मध्य स्थान है जो ए और सी के बराबर की दूरी पर है। यदि एक नाव ए से बी तक और फिर वापस ए तक 5 घंटे 15 मिनट में 5 घंटे 15 मिनट से आती है तथा ए से सी तक 7 घंटे में जाती है, तो सी से ए तक आने का समय कितना होगा। सी से ए तक ना, सी से ए तक आने का समय कितना होगा, तो सी से ए तक, सी से बी तक, सी से ए तक, तो देखिए करेक्शन है का थोड़ा, सी से ए तक आने का समय कितना होगा ना, सी से ए तक आने का, सही है। देखिएगा सी से ए तक
आने का समय कितना होगा, सही है। चलिए देखते हैं। देखिए सवाल बहुत प्यारा सवाल है दोस्तों, देखिएगा सी से ए तक आने का समय कितना होगा। देखिएगा, देखिए पहले लगा रहे हैं ना, देख लीजिए आप लोग। ए से देखिएगा ऐसे है, ए हो गया आपका ए हो गया बी, नहीं सी, ये हो गया बालक सी, एक मध्य बिंदु है, एक कहा है दोस्तों बी है। अब यही कहा गया एक धारा में बी मध्य बिंदु पर है जो ए और सी के बराबर दूरी पर है। तो ए दूरी दोनों का है दोस्तों आपस में बराबर है। हे दूरी दोनों का है आपस में बराबर है, ठीक है, बराबर है। अब बात समझिएगा, ई दूरी दोनों बराबर है। अब देखिएगा मध्य तो ए से सी के बराबर दूरी पर है। यदि एक नाव ए से बी तक और फिर वापस ए तक 5 घंटे 15 मिनट में आती है, मतलब है ए से बी तक, मतलब है कह सकते हो ए से बी तक 5 घंटे, देखिए ए से बी तक और फिर वापस ना ए से बी तक और फिर वापस ए से बी तक और फिर वापस ए तक 5 घंटे 15 मिनट में। कितना दोस्तों, 5 घंटे 15 मिनट, 5 घंटे 15 मिनट। आप ये कह सकते हो ए से बी तक कोई नाव गया और बी से ए तक रिटर्न आ गया, 5 घंटे 15 मिनट का समय लगा। कितना समय लगा बालक, 5 घंटे 15 मिनट का समय लगा। इस बात से सहमत हो आप लोग, 5 घंटे कितना समय लगा, 5 घंटे 15 मिनट का समय लगा, ठीक है, ठीक है, 5 घंटे 15 मिनट का समय लगा। तो आगे देखिए 5 घंटे 15 मिनट का समय लगा। आगे ए से सी तक 7 घंटे में जाती है। और अगर यही नाव आप लेके जाओ, यहाँ से लेके यहाँ तक जाओ पूरा, तो कितना समय लगेगा, 7 घंटे का समय लगेगा। अब बात समझिएगा, थोड़ा रख के थोड़ा समझने वाली बात है। अगर कोई नाव ए से लेके बी तक आई, फिर यहाँ से रिटर्न चलेगी, 5 घंटे 15 मिनट का समय लगा। अगर हम मान ले रहे हैं इधर से इधर जाने में देखिए ये का है धारा के विपरीत है, फिर जा रहे हो दोस्तों धारा के दिशा में जा रहे हो, इधर धारा के विपरीत है, फिर इधर जाओगे धारा की दिशा में जाओगे, कुल मिलाकर 5 घंटे 15 मिनट का समय हो रहा है। ई दूरिया बराबर है, ई दूरी दोनों बराबर है, ठीक है। अगर यहाँ से लेके यहाँ गई, मतलब कोई नाव यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में फिर वापस आने में 5 घंटा 15 मिनट का समय ले रहा है। तो अगर पूरा जाने आने में कितना समय लेगा दोस्तों, पूरा जाने आने में समय कितना लेगा, 10 घंटा 30 मिनट का समय लेगा कि नहीं। इस बात से सहमत हो कि नहीं आप लोग, 10 घंटा 30 मिनट का समय लेगा कि नहीं, बोलो बालक, बोलो 10 घंटा 30 मिनट समय लेगा कि नहीं। इस बात से सहमत हो कि नहीं आप लोग, ठीक है, इस बात से सहमत हो कि नहीं आप लोग। जैसे कोई नाव यहाँ से लेके यहाँ तक आने में फिर रिटर्न जाने में 5 घंटा 15 मिनट समय ले रहा है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आने में फिर रिटर्न जाने में 10 घंटा 30 मिनट का समय लेगा, 10 घंटा 30 मिनट का समय लेगा, और ना 10 घंटा 30 मिनट का समय ले, मतलब यहाँ तक आने में फिर रिटर्न जाने में 10 घंटा 30 मिनट का समय लग रहा है। और एक नाव है सीधा यहाँ से चली और यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ से चली, देखिएगा यहाँ से चली यहाँ तक पहुँचने में 7 घंटे का समय ले रही है। तो हमें सी से ए तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, सी से ए तक पहुँचने में लगा समय, सी से ए तक ने में लगा समय कितना, 10 घंटा और 30 मिनट, यही घटा दोगे बालक, कितना 7 घंटा। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा 2 घंटा 30 मिनट, कितना आ जाएगा 2 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा कितना 30 मिनट। इस बात से सहमत हो कि नहीं आप लोग, ऑप्शन नंबर दिख रहा, ऑप्शन नंबर ए, बोलो बालक सहमत हो कि नहीं, नहीं सहमत हो तो फिर बताएं। देखिएगा
यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आने में 5 घंटा 15 मिनट समय लग रहा है। मतलब अगर हम डायरेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक जाएं और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक रिटर्न आए तो हमारा 10 घंटा 30 मिनट समय लगेगा। और लेकिन अगर हम सीधा ऐसे जा रहे हैं 7 घंटा समय लग रहा है तो 10 घंटा 30 मिनट 7 घंटा घटा दोगे, ठीक है, 10 घंटा 30 मिनट में से ये 7 घंटा घटा दोगे तो 2 घंटा 30 मिनट आ जाएगा दोस्तों। यही हमारा आंसर है। यही सब लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको समझने के लिए हमें लिखना पड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किसी निश्चित धनराशि किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के लिए निवेश किया जाता है। यदि मूलधन को 20% बढ़ा दिया जाए और दर को 2/3 कर दिया जाए तो समय को 6/5 कर दिया जाए तो नया साधारण ब्याज कितना दोस्तों? नया साधारण ब्याज 2400 रुपये प्राप्त हो जाता है। तो पहली स्थिति में साधारण ब्याज क्या था? तो पहली स्थिति मतलब पुराना वाला साधारण ब्याज क्या था? तो ये फार्मूला है दोस्तों, फार्मूला नहीं, ये फार्मूला पुराना ही है, उसको कन्वर्ट किया जाएगा। मान लीजिए पहले पुराना वाला हम मान लें SI1 था बराबर P1 इंटू, ऐसे कर देंगे P1 इंटू R1 इंटू T1 अपान कितना होगा 100। ठीक है, अब देखिएगा SI2 बराबर होगा P2 इंटू R2 इंटू कितना T2 अपान 100। ये 100 कैंसिल हो जाएगा। हम कह सकते हैं, देखिए जो हमारा निकल कर आएगा SI1 बटा SI2, SI1 बटा SI2 P1 इंटू R1 इंटू T1 बटा कितना P2 इंटू कितना R2 इंटू कितना T2। यही निकल कर आएगा कि नहीं आएगा? निकल कर आएगा ना। 100 कैंसिल हो जा रहा है ना। तो आगे जब हम वैल्यू पुट कराएंगे 100 नहीं रखेंगे, ये मत सोचिए कि 100 कहाँ चला गया। ठीक है, चलिए ये नोट कर लीजिए, नोट करना नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिएगा SI1 पुराना वाला पूछा गया। SI1 बराबर हम डायरेक्ट ही लिख देंगे। आपको पता है P R T SI बराबर क्या होता है दोस्तों? PRT बटा 100 होता है। लेकिन 100 तो हमारा कैंसिल हो गया है, सिर्फ हमें गुना कराना है। सही ना? सही है कि नहीं? गुना कराना है। ठीक है, तो आपको यही गुना कराना है, मतलब क्या कराना है देखिएगा SI बराबर लिख सकते हैं P1 इंटू R1 इंटू T1 बटा P2 इंटू R2 इंटू T2। ठीक है बालक, यही लिख सकते हैं नहीं? बोलो सही है ना? अब देखिएगा SI बराबर, पहले मान लीजिए आपका 100 रुपये था मूलधन, 20% वृद्धि हो गया 120 हो गया। ठीक है, पहले मान लीजिए 100 रुपये था तो 20% वृद्धि हो गया 120 हो गया। ठीक है, तो अब देखिएगा, अब उसके बाद दर जो था, दर कितना 2/3 और समय कितना है 6/5 हो गया। तो ब्याज कितना मिलने लगा आपको? 2400। ठीक है, 2400। अब कटा दीजिए बालक, देखिएगा कटाइए, देखिएगा 0 से कैंसिल हो गया। देखिएगा 0 से ये 0 से कैंसिल हो गया बालक। ठीक है, अब कटाइए 12 का नम 12, 12 दूना 24, 20 आ गया। ठीक है, 3 का नम 3, 3 दूना 6। ठीक है, अब देखिएगा 2 दूना 4 पचे 20। ठीक है, अब कटाओगे, ये देखिए ऐसे तिक्का गुप्पा चाह 25 और 100 कितना 2500। तो जो नया पुराना वाला SI होगा दोस्तों 2500 होगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है बालक, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट, देखिए शांत जल में एक नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी को तय करने में 3 घंटे का समय लेती है और उसी दूरी को धारा के प्रतिकूल 9 घंटे में तय कर लेती है। तो धारा की चाल बताइए। प्रतिकूल मतलब होता है, अनुकूल मतलब होता है धारा के दिशा में, और प्रतिकूल मतलब क्या होता है? धारा के विपरीत। कहाँ है प्रतिकूल? देखिएगा, निश्चित दूरी 3 घंटे समय लेती है, तो कितना है प्रतिकूल? ये देखिए प्रतिकूल।
प्रतिकूल मतलब होगा धारा के विपरीत और अनुकूल मतलब होगा धारा के दिशा में। बात समझिएगा। देखिए एक निश्चित दूरी, दूरी का है दोस्तों निश्चित है, तो दूरी हम क्या करा देंगे दोस्तों, बराबर करा देंगे। अब बात समझिए, शांत जल में एक नाव की चाल कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और प्लस धारा की चाल हम जोड़ देंगे। देखिए शांत जल में एक नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में किसी निश्चित दूरी को 3 घंटे में तय करती है। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो हम मान लीजिए नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल हम मान लें कितना r है, तो 4 + r, और समय कितना ले रहा है दोस्तों, 3 घंटा, इंटू कितना 3। जो दूरी तय करेगा और सेम टू सेम दूरी कितना दोस्तों, धारा प्रतिकूल कितना किलो क्या है ना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही देखिए 3 घंटे का समय लेती है। उसी दूरी को धारा के प्रतिकूल 9 घंटा, मतलब 4 माइनस कितना, 4 माइनस r, और यहाँ कितना समय ले रहे दोस्तों, इंटू कितना 9 घंटा। समझ में आया, कम आया, समझिएगा। अनुकूल मतलब होता है धारा की दिशा में, प्रतिकूल मतलब होता है धारा के विपरीत। एक देखा शांत जल में एक नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। जो नाव की चाल है दोस्तों, जो नाव की चाल है ना, जो नाव की चाल है वो कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। जो नाव की चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब धारा की दिशा में जाओगे, जो नाव की चाल रहेगी और धारा की चाल रहेगी जुड़ जाएगी। जैसे आप नदी में तैर रहे हो, आपकी चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है वो भी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप किस स्पीड से जाओगे, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। और कितना दूरी तय करोगे, 3 घंटा में, मतलब 4 + r इंटू 3 कर दोगे तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। और दूरियां निश्चित है। जब धारा विपरीत आओगे तो 4 घंटा, जैसे आपकी चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, आपकी चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है 203 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा जब विपरीत जाओगे तो 3 माइनस हो जाएगा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आगे जाओगे ना, तो 4 माइनस r इंटू कितना 9। समझ में आया। अब कटा दीजिए, 3 का 9 3, 3 3 का 9, यहाँ कितना आ गया, 4 + r बराबर कितने के, 4 3 12 माइनस कितने के, माइनस कितने के 3r के। ठीक है बालक, समझ में आया ना, माइनस 3r के। अब इसको इधर लेके चले जाओ, 4r बराबर कितने के, इधर लेके चले जाओ 8 के, तो r बराबर कितने के 2 के। तो क्या पूछा गया, धारा की चाल कितना है, 2 किलोमीटर प्रति आवर्स। धारा की चाल कितना है बालक, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, धारा की चाल कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी कोई डाउट बोलो। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए बहुत प्यारा सवाल है, देखते हैं कितने लोग लगा पाते हैं। देखिए एक समूह में कुछ घोड़े हैं और उतनी ही संख्या में आदमी हैं। प्रत्येक आदमी एक घोड़े का नेतृत्व कर रहा है। उनमें से आधे आदमी अपने घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं और शेष पैदल चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रहे पैरों की कुल संख्या 300 हो तो बताइए समूह में घोड़ों की कुल संख्या बताइए बालक। देखते हैं कौन कौन बता पाते हैं, लगाइए। ये सब सवाल एकदम हल्के हैं, इतना बड़ा लिखा गया लिखाई मत देखिए, सवाल बहुत इजी है। देखिएगा, एक समूह में कुछ घोड़े हैं और उतनी ही संख्या में आदमी हैं, मतलब घोड़ों की संख्या आदमी की संख्या बराबर है। ठीक है, घोड़ों की संख्या बराबर यक्स, तो आदमी की संख्या बराबर यक्स, तो घोड़े बराबर यक्स आदमी बराबर यक्स। घोड़े की संख्या वो आदमी की संख्या का है दोस्तों बराबर है। तो ये कहा गया है एक समूह में कुछ घोड़े हैं और उतनी ही संख्या में आदमी हैं। प्रत्येक आदमी एक घोड़े का नेतृत्व कर रहा है। उनमें से आधे आदमी अपने घोड़े के ऊपर बैठे हैं और ना घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं और शेष पैदल चल रहे हैं। यदि उतनी ही संख्या ना यदि जमीन पर चल रहे पैरों की कुल संख्या 300 है। जमीन पर चल रहे हैं पैरों की कुल संख्या दोस्तों कितना है, 300। अब जो घोड़ा है, घोड़े की संख्या यक्स है। जो घोड़ा है उसकी पूरा जो घोड़ा है तो जमीन पर चलेगा, सिर्फ आधे आदमी जमीन। देखिए कुछ मतलब घोड़े और आदमी की संख्या बराबर है। कुछ आदमी ये कहा गया है घोड़ा तो पूरा जमीन पर चलेगा। कितना घोड़ा है और घोड़े कितना पैर होते हैं, 4 पैर, तो 4 पैर जमीन पर चलेंगे। लेकिन जो आदमी हैं कुछ मतलब आधा घोड़े के ऊपर बैठे हैं, उनका तो पैर जमीन पर पड़ेगा नहीं और वो आधा पैदल चल रहे हैं, पैदल नेतृत्व मतलब पैदल पकड़ चल रहे हैं।
तो घोड़े कितना पैर होता है? 4 पैर होता है। घोड़े कितना पैर होता है? 4 पैर। तो घोड़ों की संख्या कितना? यक्स। तो घोड़ों की संख्या कितना है बालक? यक्स है। तो क्या कह सकते हो? 4 गुणे कितना? यक्स, या कह सकते हो 4 यक्स। ठीक है, या कह सकते हो 4 यक्स, कह सकते हो आप। सही है। अगर एक घोड़ा 4 पैर बा तो कितने घोड़े? यक्स घोड़े हैं, 4 यक्स कर दोगे तो कुल घोड़ों पैरों की संख्या निकल जाए कि नहीं? बोलो बालक। और आदमी जो हैं, आदमी की संख्या कितना बा? वो भी यक्स है। लेकिन आदमी कितना पैर होता है? 2 पैर होता है। आदमी कितना पैर होता है? 2 पैर होता है। ठीक है बालक। आदमी की संख्या कितना है? यक्स है। आदमी की संख्या कितना है बालक? यक्स है। आदमी कितना पैर होता है? 2 पैर होता है। ऐसे कर लीजिए, ये देखिए, आदमी कितना पैर होता है? 2 पैर होता है। 2 पैर होता है आदमी का। ठीक है, आदमी कितना पैर होता है? 2 पैर होता है। लेकिन आदमी की संख्या कितना है? यक्स है। ठीक है, आप घोड़ों की संख्या कितना है? यक्स है, लेकिन उनके 4 पैर होते हैं, 4 गुणे यक्स, और प्लस आदमियों की संख्या कितना है? यक्स है, लेकिन उनके 2 पैर होते हैं। लेकिन आधा आदमी पैदल चले, आधा घोड़े के ऊपर बैठे हैं, तो कितना आदमी पैदल चल रहे हैं? यक्स बटा 2। ठीक है, और बराबर यही कितने हो जाएगा बालक? 300 की। या एक कैंसिल हो गया, इसको जोड़ दोगे कितना आ गया? 5 यक्स बराबर कितने के? 300 के। तो यक्स बराबर 6 पंजे 30, 60। घोड़ों की संख्या आदमी की संख्या दोनों बराबर है। कितना है दोस्तों? 60 का पूछा गया। बताइए समूह में कितने घोड़े हैं? 60 घोड़े हैं। सही है बालक। ये सब बड़े बड़े सवाल देख के डरना नहीं है ना, हम है ना साथ में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, a प्लस बी अनुपाते बी प्लस सी अनुपाते सी प्लस ए अनुपाते बराबर 3 संबंधे 4 संबंधे 5 हो तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 72, सी का मान बताइए। अब देखिएगा बालक, बेसिक्स लगा दें एकदम। a प्लस बी बराबर कितने के? इसको मान लें 3 यक्स, और b प्लस सी बराबर कितने के? 4 यक्स के, और c प्लस ए बराबर कितने के? 5 यक्स के। अब इसको हम जोड़ देंगे बालक। बहुत इजी सवाल है, परीक्षाओं में हमेशा ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अब इसको जोड़िएगा, देखिएगा 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, 2 कॉमन ले लीजिए तो क्वेश्चन बचा कितना? a प्लस बी प्लस सी बराबर कितने के? 4 3 7 5 12 यक्स के। 12 यक्स के। 2 एक नम 2, 2 6 12। तो कितना आ गया बालक? a प्लस बी, देखिएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर कितने के? 6 यक्स का आ जाएगा। a प्लस सी बराबर कितने के? 6 यक्स। ठीक है बालक। अब दे दिया गया है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट कर दें, थोड़ा समय बच जाएगा। देखिएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर कितने के? 6 यक्स का आएगा। अब देखिएगा a प्लस बी प्लस सी की जगह हम कहाँ लिख सकते हैं? 72। तो यहाँ लिख देंगे 72 बराबर कितने के? 6 यक्स के। यक्स बराबर कितने के? 12 के। तो हमसे किसकी वैल्यू पूछा गया है बालक? हमसे किसकी वैल्यू पूछा गया है? सी की वैल्यू। तो सी की वैल्यू निकलेगा कब? जब a प्लस बी प्लस सी में से आप घटाओगे किसको? a प्लस बी प्लस सी में से अगर आप ए बी घटा दोगे, सी की वैल्यू निकलेगा। अगर ए बी का आप घटा दोगे तो सी की वैल्यू निकलेगा कि नहीं? a प्लस बी प्लस सी में से अगर ए बी घटा दोगे, सी की वैल्यू निकलेगा। a प्लस बी प्लस सी मतलब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितना है? 72। तो 72 माइनस a प्लस बी का वैल्यू कितना है बालक? a प्लस बी की वैल्यू 3 यक्स है। तो 3 गुणे यक्स वैल्यू कितना आ गया दोस्तों? 12। तो 12 3 36, 36 72 घटाओगे कितना आ गया दोस्तों? सी बराबर ये है, सी बराबर। ठीक है, तो सी बराबर कितना आ गया बालक? 36 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है बालक, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए। कोई सवाल में कोई दम नहीं है। देखिएगा a प्लस सी बराबर 3 यक्स, बी प्लस सी बराबर 4 यक्स, सी प्लस सी बराबर 5 यक्स। अब इसको जोड़ देंगे 12 यक्स, इसको जोड़ दोगे कितना? 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, 2 कॉमन हो गया। a प्लस बी प्लस सी कटा दीजिए, कटा देंगे कितना आ गया? देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर कितने के? 6 यक्स के। यहाँ का लिख सकते हैं, यहाँ हम का लिख सकते हैं बालक? यहाँ लिख सकते हैं कितने के? a प्लस बी प्लस सी बराबर 72 के। यहाँ 72 बराबर 6 यक्स की, यक्स बराबर कितने के? 12 के। अब देखिएगा, अगर हमें किसकी वैल्यू निकालना है? सी की वैल्यू निकालना है। पूरे में से a प्लस बी प्लस सी में से ए बी घटाओगे तब नहीं सी की वैल्यू निकलेगा। तो सी बराबर कितना? 72 पूरे वैल्यू है। तो 72 में से a प्लस बी का वैल्यू देखिए कितना है? 3 यक्स। 3 गुणे यक्स वैल्यू कितना है बालक? 12 है। यक्स वैल्यू 12 है। 3 गुणे 12, 12 3 36, 72 में 36 घटा दोगे कितना आ गया दोस्तों? 36 से आएगा। सी की वैल्यू का होगा 36। सही दोस्तों।
चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए, एक फल विक्रेता अपने 30% सेब बेच देता है और उनमें से 2 सेब रास्ते में खा लेता है। अब उसकी टोकरी में टोकरी में 208 सेब शेष हैं, तो शुरुआत में उसके पास कुल कितने सेब थे बताइए बालक। ये सब ओरल है, ओरल लगाना है। देखिएगा, एक फल विक्रेता अपने 30% सेब को बेच देता है और ना 30% सेब को बेच दिया, पहले 30% सेब को बेच दिया, तो उसके पास बचा है कितना सेब, बोलो 70%। कितना? 70%। एक फल विक्रेता 30% सेब को बेच दिए, 70% बचा है बेद, और उसने 2 सेब रास्ते में खा लेता है। अब उसके टोकरी में 208 सेब बचते हैं, तो मतलब कह सकते हो आप 70% बराबर कितने के? 208 प्लस 2 कितने के? 210 के। इस बात से सहमत हो नहीं आप लोग? बोलो बालक, बोलो। देखिएगा, एक फल विक्रेता अपने 30% सेब बेच देता। अब 30% सेब जब बेच दिए, 70% सेब बचा था, तो 70% में ये 2 सेब जो खाएं वो भी जुड़ेगा और 208 सेब जो बचा ये भी जुड़ेगा। तो 2 और प्लस 208 210 हो गया। तो 70% बराबर 210 के, तो 100% बराबर कितने के? इसको कटा दीजिए, 0 0 कैंसिल हो गया। तो 1 बराबर कितने के दोस्तों? 3 के। 100 बराबर दोस्तों कितने के? 300 के। उसके पास कुल कितने सेब थे दोस्तों? 300 सेब थे। ये सब एकदम ओरल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है दोस्तों। लगाइए, जो चीज़ें ना समझ में आप लोग जो लोग कमेंट करिएगा आपको बताया जाएगा। ठीक है, इसमें किसी कोई डाउट है? एकदम सस्ता सवाल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। लगाइए नेक्स्ट, बताइए इसको। बोलो बालक, क्वेश्चन नंबर 9 है। बोलो। देखिएगा, एक स्कूल में कुछ बेंच हैं। जब प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी बैठाया जाता है तो 6 बेंच की आवश्यकता होती है। जब प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी बैठाया जाए, 6 बेंचों की आवश्यकता होती है। आवश्यकता पड़ती है। जब प्रत्येक बेंच पर 5 विद्यार्थी बैठाया जाता है तो 12 सीट खाली रहते हैं। यहाँ बेंच है, यहाँ 6 बेंच है, ये 12 सीट है, खाली रह जाता है। तो कितने बेंच और कितने विद्यार्थी हैं? अब बात समझिए। देखिएगा, कितना बच्चों? देखिएगा, जब स्कूल में कुछ बेंच नहीं, एक स्कूल में कुछ बेंच है और जब प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी, अगर आप 3 विद्यार्थी बैठा रहे हो तो 6 बेंच की आवश्यकता होती है। 6 बेंच मतलब कह सकते हो 18 सीट। इस बात से सहमत हो कि नहीं? यही है ना? देखिए, एक स्कूल में कुछ बेंच है। जब प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी बैठाया जाता है तो 3 विद्यार्थी बैठाया जाता है, 6 बेंच की आवश्यकता होती है। तो मतलब 6 बेंच का मतलब 18 सीट की आवश्यकता होती है। 18 सीट और होता तो बैठ जाते सब लोग। लेकिन आगे कहा गया, जब प्रत्येक बेंच पर 5 विद्यार्थी बैठाया जाता है, तो 5 विद्यार्थी बैठाया जाए, 12 सीट, एक कहा दोस्तों, ये तो सीट है, 12 सीट की आवश्यकता होती है। 18 सीट और 12 सीट। जब 3 लोग बैठाओगे तो 18 सीट की आवश्यकता होगी, जब 5 लोग को बैठाओगे तो 12 सीट की आवश्यकता होगी ना। अब इसका जो डिफरेंट होगा 2 हो गया, और इस सीट जोड़ दोगे 12 18 और 12 कितना दोस्तों? 30 सीट। 30 सीट, ठीक है, 30 सीट। देखिएगा, बच्चे की संख्या 2 से बढ़ के जब 5 होगी तो बढ़ी कितना? 2, और सीटों की संख्या में डिफरेंट कितना आया? 30 का। ठीक है बालक, हाँ, सीटों की संख्या कितनी की आवश्यकता पड़ी? 30 की। ठीक है, 30 की। अब बेंच बराबर कितना हो जाएगा? बेंच बराबर 30/2 बराबर कितने के? 15 बेंच। अगर बेंच पूछा जाए तो 15 बेंच की आवश्यकता है ना। तो बच्चों की संख्या 15 बेंच सब में है, 2 में है, नहीं तो ऑप्शन लगा देते। अब विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? चाहे पहले चाहे दूसरे, चाहे जिसमें वैल्यू पुट करा दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिएगा, जब प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी बैठते हैं तो 6 बेंचों की आवश्यकता होती है। देखिएगा, विद्यार्थी बराबर हो जाएगा 15 और प्लस कितना? 6 बेंच, और गुड़े कितना? 3 विद्यार्थी बैठे हो, 15 कितना? 15 6 21, तो यहाँ कितना होगा? 63। और देख लीजिए,
अब दूसरे वाले में देख लीजिए जब आप 15 बेंच है, ये है 15 बेंच है, ये है, ठीक है। देखिएगा 15 बेंच है, ये है। और देखिएगा जब 15 बेंच आप देखिएगा आगे दूसरा, जब 15 जब 5 जब ना जब प्रत्येक बेंच पर 5 विद्यार्थी बैठा रहे हो, कितना 5, 15 बेंच है, जब प्रत्येक विद्यार्थी पर 5 ना 15 बेंच है, बेंचों की संख्या कितना 15 है, जब प्रत्येक विद्यार्थी पर 5 प्रत्येक बेंच पर 5 विद्यार्थी बैठाओगे तो 15 गुणे 5 टोटल विद्यार्थियों की संख्या निकलेगी। लेकिन विद्यार्थी बैठा जाए तो 15 सीट खाली कितना 12 सीट खाली रह जाते हैं। तो देखिए माइनस कितना 12, 15 25 75, 75 में से 12 घटा दोगे 63 आएगा। ठीक है बालक, कितना है 63 आएगा। ठीक है, दोनों स्थिति में 63 आ रहा था। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 15 बेंच और 63 विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 12 बेंच और 63 विद्यार्थी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 और 15 घंटे में खाली कर सकता है। तीसरा नल सी 40 लीटर प्रति घंटा बाहर निकालता है। तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 10 घंटे में भर जाती है। टंकी की क्षमता बताइए। देखिएगा ए कितने घंटे में भर रहा है बालक? 12। और बी कितने घंटे में भर रहा है? 15। अब ये खाली कर आउटलेट नल है, कितना आउटलेट नल है, और ये कितना है दोस्तों? 10 है। आउटलेट मतलब क्या है? बाहर निकालेगा। ठीक है, अब तीनों का एलसीएम ले लिए, कितना आ गया? 60 आ गया। ठीक है, 12 15 और 10। अभी 60 यूनिट, ये 60 यूनिट पूरी क्षमता है टंकी की, 60 यूनिट। तो ए 1 मिनट में कितना ना, तो 1 घंटे में कितना यूनिट भरेगा? 5 यूनिट। और बी 1 घंटे में 4 यूनिट भरेगा। और जो आउटलेट नल है जो बाहर निकाले 10 घंटे में खाली कर दे रहा है, तो कितना माइनस कितना 6। तो ए 6 यूनिट जो, अगर ये 1 घंटे में 5 लीटर भरेंगे तो ए 1 घंटे में 4 1 घंटे में 5 लीटर भरेंगे तो बी 1 घंटे में 4 लीटर भरेगा। और सी नल सी है, ये कौन सा नल है? सी नल है, आउटलेट नल है, ये 6 लीटर खाली कर देगा 1 घंटे में। तो देखिएगा अब कह सकते हो ए प्लस बी माइनस सी, समझ रहे हो ना? तो ए प्लस 5 4 9, 9 में से 6 घटा देगा, कितना आ जाएगा? सी बराबर कितना आ जाएगा बालक? 3 आ जाएगा। इस बात से सहमत हो कि नहीं? 5 4 9, 9 में से कितना घटा दोगे? 6 घटा दोगे, सी आ जाएगा, सी बराबर। ठीक है, इसमें तीनों जुड़े हैं। इसमें जो 10 वाला है, इसमें तीनों जुड़े हैं। ठीक है, इसमें जो 10 घंटा में खाली, इसमें तीनों जुड़े हैं। देखिए यही कहा गया है ना, बाहर निकल तीनों जब एक साथ खोल दिए जाए, मतलब ए प्लस बी माइनस सी, मतलब तीनों जब एक साथ खोलोगे तो 6 घंटा में खाली हो जाएगा। तो मतलब ए प्लस बी माइनस सी, तो मतलब एक कितना 5 4 9, 9 में से 6 घट गया, सी बराबर कितना गया? 3। तो सी कितना समय लेगा भरने में? सी समय लेगा 60/3 बराबर कितने के? 20 घंटा में ना। और सी देखा 40 लीटर प्रति घंटा भर रहा है, क्षमता कितना हो जाएगा? क्षमता अगर सी उस टंकी को कितना समय में भरेगा? 20 घंटे में। तो 1 घंटे में 40 लीटर भर रहा है, तो 20 घंटे में कितना भरेगा? तो 20 गुणे 40 कितना? 800 लीटर। यही क्या हो गया दोस्तों? टंकी की क्षमता हो गई 800 लीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, यही टंकी का हो गई, क्षमता हो गई। ठीक है, फिर एक बार समझ लीजिए। देखिएगा ए एक टंकी को 12 घंटे में, बी एक टंकी को कितना 15 घंटे में। तीनों जब एक साथ खोल दिए जाए 6 घंटे में खाली हो जाता है। तीनों को एक साथ खोल दिया जाए। ठीक है, मेन बात, इसको तीनों लिखो या मत लिखो, यहाँ आउटलेट लिख देना। आउटलेट मतलब बाहर निकाल रहा। अब देखिएगा एलसीएम कितना आ गया? 60 यूनिट। अब इसमें भाग दोगे 5 बार गया, एक घंटे में 5 लीटर भरेगा, 5 यूनिट भरेगा। बी 1 घंटे में 4 यूनिट भरेगा। सी 1 घंटे में, सी मतलब तीनों के साथ कितने 6 यूनिट खाली करेंगे, 6 यूनिट खाली करेगा। अब इसको जोड़ दो, कितना आ गया? 5 4 9। ठीक है, 9 में 6 घटा दोगे, ए प्लस बी माइनस सी कितना आ गया दोस्तों? 3 आ गया। तो सी जो है 3 यूनिट 1 घंटा में भरेगा, तो सी 1 घंटा में 3 यूनिट भरेगा, तो 60 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा? 60/3 कितना? 20 घंटा। अगर सिर्फ ये पूछा जाता सी कितना समय में भर डालेगा ना, मतलब सी कितना समय में भरेगा उस टंकी को, तो 20 घंटा यही आपका आंसर हो जाता। कितना दोस्तों? 20 घंटा यही आपका आंसर हो जाता। लेकिन उसका क्षमता पूछा गया है। सी 1 घंटा में 40 लीटर भर रहा है दोस्तों, तो क्षमता कितना हो जाएगा? 20 गुणे 40 कितना? 800 लीटर उसकी क्षमता है। ठीक है बालक। तो दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। दैट्स ऑल, थैंक यू।